Hello everyone. Today we'll discuss the solutions of animal diversity December 2023 paper. इससे previous जो paper है like June 2023 या 2022 के papers they are already uploaded on the channel and like, apart from that some important questions have also been uploaded. So you can check and visit the playlist. I'll put the link in the description. The first question, endothermy. Endothermy बेटा क्या होता है? Endothermy उन animals में होता है basically जो अपना body temperature maintain करते हैं. ठीक है, जैसे अब हम लोग ह्यूमन हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. हम अगर हमारे आसपास सर्दी है गर्मी है नो मैटर व्हाट, लेकिन हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली एनर्जी स्पेंड करेगी कि हम ये 37 डिग्री सेल्सियस का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखें. एंड दस वी आर नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स और वी आर नोन एज एंडोथर्म्स. तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे हमारी बॉडी एनर्जी स्पेंड कर रही है और इतना सारा काम कर रही है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मी. सो एंडोथर्मी आर एनिमल दैट आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरमेंट. हमारा बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के बॉडी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता. द वर्ड एंडोथर्म इन ग्रीक मीन्स फॉर विद इन टेम्परेचर और बेटर हीट फ्रॉम विद इन. तो विद इन टेम्परेचर या हमारी बॉडी से जो हीट निकल रही है वो. द मेथड बाय विच एंडोथर्म मेंटेन देयर टेम्परेचर इज कॉल्ड एंडोथर्मी. तो वो प्रोसेस जिससे वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज endothermy. Endotherm generate heat within themselves through metabolic process. This allow their body temperature to stay constant. तो हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहते हैं जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं. नेक्स्ट टर्म इज ग्रेविड प्रोग्लॉटेड. ये जो प्रोग्लॉटेड है ना, ये बेसिकली क्या है, सेगमेंट्स है. अगर आपने टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल देखी पढ़ी हो तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि उनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है टेपवर्म्स की. ठीक है, ये जो हर सेगमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्लॉटेड. और ये जो प्रोग्लॉटेड है उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं तीन में, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड. तो इमेच्योर वो है जो भी रिप्रोडक्टिवली मेच्योर नहीं हुआ. मेच्योर प्रोग्लॉटेड, मेच्योर सेगमेंट्स वो हैं जो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो चुके हैं एंड दे कंटेन एग, उनके अंदर एग होता है. ठीक है, अब उसके बाद ये मेच्योर जब उससे आगे की स्टेज में और ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो ये बन जाते हैं ग्रेविड. ग्रेविड प्रोग्लॉटेड ऑल्सो कंटेन एग, उनके अंदर भी एग होते हैं. लेकिन स्ट्रोबलाइजेशन के मेथड में जब स्नेक अपने सेगमेंट्स शेड करता है तो एंड के सेगमेंट्स में बेटा ग्रेविड सेगमेंट्स जो है, ग्रेविड प्रोग्लॉटेड जो है वो शेड होते हैं. ठीक है, तो लेट अस सी द डेफिनेशन. ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स आर द ओल्डेस्ट प्रोग्लॉटिड्स एंड आर सिचुएटेड टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड ऑफ स्ट्रोबिला. स्ट्रोबिला के बॉडी सेगमेंट्स के पीछे की साइड पे हमें ये सेगमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे. दी सेगमेंट्स हैव नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन देम, दे कंटेन ओनली ब्रांच यूट्रस पैक्ड विद फर्टिलाइज्ड एग्स. तो यहाँ पे यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट, पीडोमॉर्फोसिस. पीडोमॉर्फोसिस जो होता है ये हमें किस में देखने के लिए मिलता है, ये हमें देखने के लिए मिलता है एम्फीबियंस में. ठीक है, अब ये है क्या, द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द लार्वल लाइफ और रिटेंशन ऑफ द लार्वल करेक्टर्स इन सेक्सुअली मैच्योर एनिमल. तो अगर अडल्ट फॉर्म के अंदर भी हमें लार्वल करेक्टर्स देखने के लिए मिले तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पीडोमॉर्फोसिस. ठीक है, नेक्स्ट है मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म इज अ वेरी सिंपल टर्म. इसमें क्या है कि बॉडी के जो सेगमेंट्स बनते हैं, सेगमेंटेशन जो होती है दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म, और उन सेगमेंट्स को हम मेटामेरिक सेगमेंट्स भी बोल देते हैं. दिस फिनोमेना ऑफ डिविजन ऑफ बॉडी इनटू सीरीज ऑफ मोर और लेस आइडेंटिकल सेगमेंट्स ईच कंटेनिंग अ सेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम. हर एक सेगमेंट के अंदर नियरली सारे सिस्टम प्रेजेंट होंगे, इज नोन एज सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म. ईच सेक्शन ऑफ द बॉडी इज नोन एज सेगमेंट और मेटामेर. मेटामेरिज्म हैज इवॉल्व इंडिपेंडेंटली एटलीस्ट ट्वाइस इन द एनिमल किंगडम. दो टाइप के या दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ये जो मेटामेरिज्म है ये हमें बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलता है. उसमें से सबसे 1 नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एनालिडा. ठीक है, और उसके अलावा आ जाता है आर्थ्रोपोडा. ये है प्रोटोस्टोम्स के एग्जांपल्स. और अगर हम ड्यूटरोस्टोम्स के एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें है वर्टिब्रेट्स, कि हमारी बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन होती है. लाइक हेड अलग है, नेक रीजन अलग है, थॉरेक्स अलग है, एब्डोमेन अलग है. तो ये जो सेगमेंटेशन हुई दैट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. नेक्स्ट वन इज गोनोकोरिज्म. गोनोकोरिज्म को आप डायसी भी बोल सकते हो. हम बोलते हैं ना कई ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लिखते हैं कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर डायोशियस, मतलब कि बाइसेक्सुअल है ना, कि उनके अंदर उनके दो सेपरेट सेक्सेस है. इज अ सेक्सुअल सिस्टम वेयर देयर आर 2 सेक्सेस एंड ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ईदर मेल और फीमेल. तो या तो वो मेल है या वो फीमेल है. तो ये बेसिकली किस में हमें देखने के लिए मिलता है, मैमल्स में. ठीक है, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग. तो मैच द फॉलोइंग के अंदर यहाँ पे कलर कोडिंग मार्क्ड है जिससे आप कर सकते हो. अगर हम बात करें पेरिसिलरी की तो ये पिंसर लाइक ऑर्गन्स होते हैं जो रिमूवल ऑफ डेब्रिस वगैरह में काम हेल्प करते हैं, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, स्टारफिश में. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लास्टन की, प्लास्टन बेटा किस में प्रेजेंट होता है, टर्टल में. ये है क्या, ये एक्चुअली ये लार्ज पैड है जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर टर्टल के ऊपर की जो शेल देखें उसको हम बोलते हैं सॉरी कैरापेस, और जो नीचे की शेल होती है उसको हम बोलते हैं प्लास्ट्रन. ठीक है, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा टर्टल के अंदर. नेक्स्ट है बुकलंग्स. बुकलंग्स आर प्रेजेंट इन स्कॉर्पियो. और नेक्स्ट उसके तो बेसिकली ये रेस्पिरेशन के लिए काम कर रहे हैं. नेक्स्ट है कैप्रोफेजी. कैप्रोफेजी किस में देखने के लिए मिलती है, हेयर्स में. ऑर्गन ऑफ टोमोसवेरी जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, सेंटीपीड में. ये उनका एक सेंसरी ऑर्गन है. ठीक है, दिस इज अ सेंसरी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन हेक्सापॉड्स या इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है. तो बेसिकली ये सेंटीपीड में प्रेजेंट है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एनी 4
पेयर ऑफ द टर्म्स। तो पहला है शाइजोसीली एंड एंटेरोसीली। शाइजोसीली और एंटेरोसीली है क्या? बेसिकली जब सीलोम बनता है, जब डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ सीलोम होते हैं, तो वो जो सीलोम की फॉर्मेशन है ना, वो बेटा दो तरीके से होती है। एक टर्म को हमने बोल दिया शाइजोसीली और दूसरी टर्म को हमने बोल दिया एंटेरोसीली। तो अगर हम बात करते हैं शाइजोसीली की, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन सीलोमेट एनिमल वेयर द बॉडी कैविटी इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल टिश्यू। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा मेसोडर्मल टिश्यू है ना, उसके अंदर स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है, और उसकी वजह से एक हॉलो सीलोम बन रहा है। अब है क्या, अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बहुत सारे मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके अंदर सडनली बीच में सेल डेथ हो रही है और सेल डेथ की वजह से एक कैविटी डेवलप होनी शुरू हो गई, ठीक है। ये जो रेड कलर की कैविटी है, यहाँ से सेल डेथ की वजह से डेवलप होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे करके ये इनलार्ज हो जाएगी और ये क्या बना देगी, सीलोम। तो बेसिकली शाइजोसील में एक सीलोम जो है वो कैसे बन रहा है, बॉडी कैविटी जो थी वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू में, जैसे यहाँ पे मेसोडर्मल टिश्यू है, यहाँ पे सारे सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे सेल्स हैं, इनके बीच में, इन सेल्स के बीच में यहाँ पे कैविटी मतलब सेल डेथ होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से हॉलो स्पेस बनने लग गया, सिमिलर है, और ये स्पेस बढ़ता गया और वो क्या बन गया, सीलोम। अगर हम बात करते हैं एंटेरोसीली की, एंटेरोसीली में क्या हो रहा है, इज अ प्रोसेस बाय विच सम एनिमल एम्ब्रियोज डेवलप इन विच सीलोम इज डेवलप्ड बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट। ये जो एम्ब्रियोनिक गट है ना, जैसे ये ऐसे था, लेकिन ये जो एम्ब्रियोनिक गट है, इसी में से पाउचेस, आउट पॉकेट से आउट पाउचेस जो है वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये पाउचेस धीरे धीरे करके, जैसे अभी इस डायग्राम में कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये पाउचेस और बढ़ते रहेंगे और फिर क्या होगा, ये पाउचेस पिंच ऑफ हो जाएंगे, तो ये कैविटी बन के ये एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब उसके अलावा आपको ये याद रखना है, शाइजोसेली जो है ना, हमें किस में देखने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिलती है प्रोटोसोम्स में, ठीक है। प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें माउथ डेवलप फर्स्ट एंड द एनस डेवलप लेटर। जो बॉडी की फर्स्ट ओपनिंग होती है वो माउथ में डेवलप हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, और जो सेकंड, जो लेटर ऑन है, बाद में एनस बनती है। और एंटेरोसेली में उल्टा होता है, जो फर्स्ट ओपनिंग है वो बनाती है एनस एंड लेटर ऑन माउथ बनता है। तो शाइजोसेली और एंटेरोसेली इन प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स में कौन सा होगा, शाइजोसेली। द मेसोडर्मल सेल्स फिल द ब्लास्टोसील फॉर्मिंग अ सॉलिड बैंड अराउंड द गट। तो यहाँ पे जो मेसोडर्म है, वहाँ पे उसने एक सॉलिड बैंड बनाया हुआ था, बट बाय प्रोग्राम सेल डेथ की वजह से एक स्पेस फॉर्म हुआ मेसोडर्मल बैंड के बीच में, और धीरे धीरे करके ये स्पेस एनलार्ज हुआ, और एनलार्ज होकर स्पेस क्या बन गया, सीलोम, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे शाइजोसेली। अगर हम बात करें ड्यूट्रोस्टोम्स में क्या होते हैं, सेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गट वॉल बिगिन टू आउट पॉकेट। अब ये जो गट वॉल है, इसमें से ये आउट पॉकेट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, जो इनलार्ज होते होते पिंच ऑफ हो जाएंगी into the embryonic blastocele. The expanding pouch wall forms a mesodermal ring enclosing a space. और फिर ये pinch off होकर एक ring बना लेगी, जिसके बीच में खाली space है. This space enlarges and merges to become coelomic cavity, and this type of coelom is formed by the process, या named by the process enterocoely. नेक्स्ट है आर्टियोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं दिसंबर के पेपर में। नेक्स्ट है पेरेंटल केयर इन हाइला फीवर एंड पेरेंटल केयर इन लाइट्स। पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस में हम एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं, बट स्टिल है, यहाँ पे हमें मेन चीज़ याद रखनी है, जो हाइला फीवर है या जो एलाइट्स है, हाइला फीवर बेटा जो पेरेंटल केयर दे रहा है वो कैसे दे रहा है, बाय फॉर्मिंग नेस्ट। तो यहाँ पे नेस्टिंग हो रही है, और जो एलाइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट नर्सिंग करते हैं, दे डोंट मेक नेस्ट। सो मेनी frogs and toads build nest in which the eggs are laid and developed. This is a primitive method of parental care. In these organisms, the larvae come out in a very early embryonic stage, which requires some kind of protection. इनमें एग हैच होकर लार्वल फॉर्म बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी, तो क्योंकि वो प्रोटेक्टेड रहे और वो सर्वाइव रहे, तो इसलिए इनको एक नेस्ट बनाने की ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से डेवलप कर सके। हाइला फीवर, इट इज़ अ ब्राज़ीलियन ट्री फ्रॉग, ये नाम कॉमन नेम इनके याद रखने हैं। द फीमेल कंस्ट्रक्ट द नेस्ट इन अ शैलो वाटर ऑफ पॉन्ड में, जहाँ पे पॉन्ड के साइड पे, जहाँ पे पानी कम होता है, वहाँ पे नेस्ट बनाएंगे। द फीमेल डिग अ होल ऑफ अबाउट 8 to 10 centimeter. The mud is which comes out of it is used by the female to construct the wall around the hole. तो जो भी उन्होंने होल डिग करा उसके आसपास एक वॉल बना देंगे, ताकि यहाँ पे पानी डिपॉजिट है और पानी के अंदर उनके एग्स भी पड़े हुए हैं। फीमेल हाइला विल मेक द इनर सर्फेस ऑफ द नर्सरी स्मूथ एंड इवन द फीमेल विल ले एग्स इन दिस नर्सरी। द एग्स एंड लार्वल फॉर्म्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड दीज स्ट्रक्चर। वेराज अगर हम बात करते हैं एलाइट्स की, तो एलाइट्स में क्या होता है, पेरेंटल केयर कैसे है, बाय डायरेक्ट नर्सिंग, मतलब कि वो नेस्ट नहीं बना रहे, पेरेंट्स डायरेक्टली ही इन्वॉल्व हैं एग्स या लार्वा फॉर्म की केयर करने के लिए। दिस मेथड इज मोर एडवांस दैन प्रोटेक्टिंग द एग्स एंड लार्वा बाय कंस्ट्रक्टिंग नेस्ट। एलाइट्स, इनको मिडवाइफ टोट भी बोलते हैं, क्योंकि अभी ये मिडवाइफ का काम कर रहे हैं। व्हेन द एग्स आर लेड बाय फीमेल फ्रॉग, द मेल फ्रॉग वाइंड द स्ट्रिंग्स ऑफ एग अराउंड हिज नेक एंड बैक एंड थाइज। जब फीमेल ने एग रिलीज करे, तो उसी टाइम पे क्या होता है, जैसे ही एग रिलीज करे तो मेल ने उन एग्स को फर्टिलाइज कर दिया,
ठीक है। और जब वो एग फर्टिलाइज हो गए तो मेल अब उन एग्स को अपनी बॉडी के अराउंड, बॉडी के ऊपर हैंग कर लेगा एक स्ट्रिंग ऑफ एग्स की तरह अपनी बैक पे, थाई पे। द मेल फ्रॉग लिव इन द शैलो पिट ऑफ द मॉइस्ट सॉइल, इट विल कम आउट ऑफ द पिट नाउ एंड देन फॉर फीडिंग एंड टू मेक द एग मॉइस्ट। और वो फिर एक जगह पे, एक शैलो पिट में जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल होती है वहाँ पे, ताकि वो एग्स जो है वो थोड़े प्रोटेक्टेड रहे, उनको एक सॉफ्ट जो बेडिंग है वो मिल जाए, तो ये वहाँ पे रहता है और इन बिटवीन अप एंड डाउन करता है फॉर फीडिंग या फिर टू मेक द एग्स मॉइस्ट। व्हेन द एग्स आर रेडी टू हैच, द मेल फ्रॉग मूव्स टू नियर बाय पॉन्ड एंड द लार्वल फॉर्म्स आर रिलीज देयर। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखो, हाइला फेबर की दिखाई हुई है और ये एक टाइप का, अगर आप देखो, नेस्ट है जिसके अंदर लार्वल फॉर्म्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर एलाइट्स की बात करें तो ये सारे एग्स हैं जो उन्होंने अपनी बैक के ऊपर डिपॉजिट करे हुए हैं। एलाइट्स को कॉमनली हम क्या बोल रहे हैं, मिडवाइफ ट्रॉट्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, ब्राज़ीलियन ट्री फ्रॉग्स। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन हैगफिशेस एंड लैम्प्रेज। अगर हम पहले देखें ना तो इन दोनों फिशेस में काफ़ी सारी सिमिलैरिटी है। एक सबसे मेन सिमिलैरिटी कि बोथ ऑफ दीज आर जॉलेस फिशेस, और जितनी भी जॉलेस फिशेस होती हैं वो किससे बिलोंग करती हैं, इग्नाथा से। सो दीज आर इग्नाथन्स, ठीक है। तो इग्नाथन्स में दो ग्रुप हो गए, एक हो गया हैगफिश, एक हो गया लैम्प्रे। हैगफिश जो होता है वो जॉलेस ईल शेप्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, द मोस्ट एंशिएंट लिविंग वर्टिब्रेट्स आर जॉलेस फिशेस ग्रुप्ड एज इग्नाथा, दे आर हैगफिशेस एंड लैम्प्रेज। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ दीज फिशेस आर कार्टिलेजिनस है, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन है, पेयर्ड फिन्स या अपेंडिसेस प्रेजेंट नहीं है, जॉलेस है तो मतलब जो एब्सेंट है, नोटोकॉट परसिस्ट कर रही है थ्रू आउट देयर लाइफ, स्टमक नहीं है, आइज पुअरली डेवलप्ड है, सिंगल सर्कुलेशन इनमें हो रही है, अमोनिया इज देयर चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अमोनिया वैसे भी जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका मेनली एक्सक्रीशन अमोनिया ही होता है। Hagfishes are grouped in class Myxini, which is a single form of Myxiniforms, single order Myxiniforms. They are all marine. ये सारे क्या हैं, marine है and scavengers है, marine predators and scavengers. Mouth have 4 pair of tentacle. Mouth के आसपास 4 pair of tentacles है, कोई vertebral canal present नहीं है. Gills का नंबर अगर हम देखें तो 1 से लेकर 16 pairs तक gill openings हैं. Body fluid isosmotic है sea water के साथ, मतलब sea water के साथ उसकी concentration same है. Exude large amount of slime when disturbed. अगर इसको disturb कर दे या कोई stress हो या कोई attack कर दे prey, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा slime release करते हैं। वेराज अगर हम लैम्प्रेज की बात करें, लैम्प्रेज को हमने रखा है पेट्रोमाइजोंटेरा में इन अ सिंगल ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस। लैम्प्रेज कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दूसरी फिश में वेयर दे अटैच टू लिव फिश सकिंग देयर बॉडी फ्लूइड्स। जब ये पैरासिटिक होते हैं तो ये जिस फिश के साथ अटैच होते हैं ना बेटा उसके बॉडी फ्लूइड्स को सक करते रहते हैं। माउथ के आसपास टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे 4 पेयर ऑफ टेंटिकल थी, लेकिन माउथ के आसपास केराटिनाइज टीथ हैं बट बार्बल्स नहीं है। गिल ओपनिंग्स अगर हम हैगफिशेस में बात करें तो 1 से लेकर 16 पेयर थे, यहाँ पे 7 पेयर ऑफ गिल ओपनिंग है। Lampreys have rudimentary vertebrae and their brain is typically divided into forebrain, midbrain and hindbrain. Some species are exclusively freshwater and some are anadromous, returning from the sea to freshwater habitats for spawning. तो बेसिकली मेनली ये फ्रेश वाटर में है, लेकिन कभी कभी स्पॉनिंग के टाइम में, एग लेइंग या फर्टिलाइजेशन के टाइम में ये माइग्रेट करते हैं सी से फ्रेश वाटर में, ठीक है, और फिर वापस आ जाते हैं। दे हैव स्मॉल एग्स दैट हैच इनटू अ लॉन्ग लिविंग एमोसीट लार्वा, तो इनके लार्वल फॉर्म को बोलते हैं एमोसीट, दैट मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो अगर हम बेसिक दोबारा से डिफरेंसेस देखें तो हैगफिशेस के अंदर 5 to 16 पेयर ऑफ गिल्स हैं। ये स्कैवेंजर्स होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं, मेनली ब्लाइंड होते हैं, आइज प्रेजेंट नहीं होती। बॉडी फ्लूइड आइसोस्मोटिक होता है मरीन वाटर के साथ, तो ये इजीली मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। लो प्रेशर सर्कुलेटरी सिस्टम है, 3 एसेसरी हार्ट्स इन एडिशन टू मेन हार्ट, और स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रे नहीं होती, लार्ज योकी एग्स एंड नो लार्वल स्टेज। इसके अंदर लार्वल स्टेज नहीं होती, वेराज लैम्प्रेज के अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। लैम्प्रेज की जो वर्टिब्रेट है वो रूडिमेंट्री है, मतलब कि फंक्शनल नहीं है। ये एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक है, माउथ के आसपास केराटिनाइज टीथ हैं जो कि बॉडी फ्लूइड को सक करने में हेल्प करते हैं। ये मरीन वाटर में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। तो बेसिकली ये मरीन टू फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के टाइम में। स्मॉल एग्स विद लॉन्ग लार्वल स्टेज आर प्रेजेंट, 7 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल्स एंड नो एसेसरी हार्ट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर आप इस फॉर्म में करना चाहो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Next, venomous snakes and non-venomous. This is also a repeated question, so I'll put the link in the description of the previous paper. Write short note on any two of the following: water vascular system and asteroidea, metamorphosis and its hormonal control, and insect factors involved in birth flight. ये दोनों questions बेटा हम already कर चुके हैं in separate video, so I'll put the link in the description. Now we'll discuss the factors involved in bird flight. So next, बर्ड फ्लाइट इज़ अ बैलेंस बिटवीन 2 सेट ऑफ फोर्सेस। जब बर्ड फ्लाई करती है ना तो वो 2 सेट ऑफ फोर्सेस को बैलेंस कर रही होती है। एक तो वो बैलेंस कर रही होती है ड्रैग और थ्रस्ट को, और दूसरा वो बैलेंस कर रही होती है लिफ्ट और ग्रेविटी। और ग्रेविटी की जगह हम बेटा इसको बोल सकते हैं वेट, ठीक है। तो बेसिकली 2 सेट ऑफ फोर्सेस क्या है, वेट एंड लिफ्ट, ड्रैग एंड थ्रस्ट। तो ड्रैग को किससे बैलेंस करना है, थ्रस्ट से। अगर थ्रस्ट, एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखो ये थ्रस्ट का फोर्स इस ड्रैग के फोर्स से अगर ज़्यादा होगा
तभी तो जो बर्ड है वो आगे की तरफ मूव कर पाएगी। अगर ये ड्रैग जो बैकवर्ड फोर्स है ये ज़्यादा हो गया तो बर्ड बैकवर्ड जाएगी, फिर तो आगे मूव ही नहीं कर पाएगी। उसी तरह बर्ड का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका जितना भी वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अगर उसको फ्लाई करना है हाइट पे तो उसको अपने वेट से ज़्यादा लिफ्ट लेना पड़ेगा। ठीक है जी। सो टू सेट्स ऑफ फोर्सेज हैं, वेट एंड लिफ्ट, ड्रैग एंड थ्रस्ट। वेट इज अ फोर्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी एंड इट डिटर्स फ्लाइट। ये फ्लाइट को स्लो डाउन करता है क्योंकि ग्रेविटी अर्थ की तरफ, अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। इन ऑर्डर टू ओवरकम ग्रेविटी एंड बिकम एयरबॉर्न द बर्ड मस्ट जनरेट लिफ्ट फोर्सेज ग्रेटर देन इट्स ऑन बॉडी वेट। तो अगर उनको फ्लाई करना है तो उनका ये जो लिफ्ट फोर्स है वो उनके वेट से ज़्यादा होना चाहिए, देन ओनली दे एबल टू फ्लाई हाई। एंड इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, और अगर उन्हें आगे की तरफ जाना है, ठीक है, तो वो जितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना थ्रस्ट लगा रहे हैं, वो जो बैकवर्ड ड्रैग आ रहा है, ड्रैग क्या है बेसिकली, फ्लूइड फ्रिक्शन को भी ड्रैग बोलते हैं। जब वो बर्ड्स आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो एयर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एयर की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है दैट इज नोन एज ड्रैग। तो उनका जो थ्रस्ट है वो इस ड्रैग से ज़्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली ड्रैग एंड थ्रस्ट कहते हैं थ्री मेजर ड्रैग फोर्सेज दैट इम्पीड अ बर्ड्स एरियल फ्लाइट एंड इंक्लूड। तो बेसिकली तीन तरीके के ड्रैग फोर्सेज हैं जो बर्ड की फ्लाइट को रोकते हैं या कम करते हैं। पहला फ्रिक्शनल ड्रैग विच इज कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफ एयर एंड बॉडी सर्फेस ऑफ द बर्ड। जब बर्ड आगे की तरफ फ्लाई कर रही है तो एयर पीछे की तरफ जा रही है, तो इनके बीच में जब ये रब कर रही है दोनों सर्फेसेस तो एक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। दूसरा ड्रैग विच इज कॉज ड्यू टू द फ्रंट एरिया ऑफ द बर्ड। एक जो ड्रैग है वो बर्ड के बॉडी के आगे के एरिया की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। लिफ्ट इंड्यूस ड्रैग, जब बर्ड ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको जो ड्रैग मिल रहा है तब उसको जो बैकवर्ड फोर्स मिल रहा है, तीसरा ड्रैग वो हो गया। occurs due to air vortices, mass of spinning air that develop at the wingtips and pull things into the center। जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो विंग्स को जो एयर रेजिस्टेंस ब्लॉक कर रही है, जो उन्हें आगे नहीं जाने दे रही है, ऊपर जाने में रोक रही है, दैट इज ऑल्सो ड्रैग। दीज थ्री ड्रैग फोर्सेज आर रिड्यूस और ओवरकम बाय द स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब ये जो फोर्सेज हैं, जितने भी अपोजिंग फोर्सेज, अपोजिंग ड्रैग फोर्सेज लग रहे हैं, ये क्यों ओवरकम हो रहे हैं? क्योंकि बर्ड्स की जो बॉडी शेप है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है। स्ट्रीमलाइन शेप इज लाइक दिस। अगर हम उसको टॉप से देखेंगे, ठीक है, साइड पे टेपरिंग होती है, सेंटर से जो है वो वाइड होती है। तो इस शेप की वजह से जो बर्ड है वो इजीली आगे ड्रैग को ओवरकम करते हुए फ्लाई कर लेते हैं। एंड यूज ऑफ विंग्स दैट जनरेट फोर्स फॉर लिफ्टिंग द बर्ड एंड मूविंग इट फॉरवर्ड। अब अगर हम बात करें वेट एंड लिफ्ट की, उसके बाद अगर हम बात करें वेट एंड लिफ्ट की, तो बेसिकली वेट एंड लिफ्ट क्या है? वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसको अपोज करने के लिए लिफ्ट शुड बी ग्रेटर देन द वेट। द विंग्स ऑफ द बर्ड्स आर अडेप्टेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइट, हाउएवर irrespective of the weather, irrespective of whether a bird glides, soars or has a flapping flight, the mechanism of flying are similar। वो किस टाइप की फ्लाई कर रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ओवरऑल फ्लाइट में जो मैकेनिज्म है वो सेम रहने वाला है। द नेचुरल शेप ऑफ द विंग ऑफ अ बर्ड रिजेंबल टू दैट ऑफ एयरफॉइल। ये जो विंग की शेप है ना, वो किसको रिजेंबल कर रही है? एयरफॉइल को। और एयरफॉइल की वजह से हम यहाँ पे एरोडायनेमिक्स समझ सकते हैं कि कैसे वो फ्लाई करने में अपने विंग्स को करेक्टली यूज़ कर रही है। एंड सो इज नॉट फ्लैट। इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग, बर्ड विंग इज सीन टू बी स्लाइटली कॉन्केव बिलो एंड कॉन्वेक्स कैम्बर्ड। अगर हम ऊपर से देखें तो हमें कॉन्वेक्स दिख रहा है और नीचे से थोड़ा सा कॉन्केव दिख रहा है। ठीक है, द इनर पार्ट ऑफ द विंग विच इज क्लोजर टू द बॉडी हैज लेस वर्टिकल मोशन देन द पार्ट ऑफ विंग विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। जो पार्ट बॉडी के पास है, ठीक है, वहाँ पे हमें द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज क्लोजर हैज़ लेस वर्टिकल मोशन, वहाँ पे हमें वर्टिकल मोशन कम नजर आएगा। ठीक है, और जो दूसरा एंड है जो बॉडी से दूर है, वहाँ पे हमें वर्टिकल मोशन, जो अदर पार्ट है वहाँ पे हमें वर्टिकल मोशन जो है वो ज़्यादा नजर आएगा। Distance and forms outer wing and act as airfoil which generate lift and ensures that air slips smoothly over the wing in such a way that the lift is generated with minimal drag। और ये इस तरीके से होगा ताकि एयर की सर्कुलेशन ऐसी हो ताकि वो लिफ्ट इजीली कर सके और ड्रैग जो है वो कम से कम रहे, जो अपोजिंग फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द मरीन फिश कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन देयर बॉडी। अब बेटा मरीन फिश क्या है? मरीन फिश वो है जो मरीन वाटर में रहती है। ठीक है, मरीन वाटर में रहने का मतलब है आसपास जो पानी है उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये फिशेस जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे मेंटेन करती है अपना बॉडी का सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। तो बेसिकली मरीन बोनी फिश हैव टिश्यूज दैट आर हाइपोटोनिक टू द सॉल्ट वाटर। मरीन बोनी फिश की जो बॉडी है उसके जो टिश्यूज है वो हाइपोटोनिक है सी वाटर से या सॉल्ट वाटर से, क्योंकि हाइपोटोनिक का मतलब है कि इनके अंदर वाटर का जो अमाउंट है ना ज़्यादा है और सॉल्ट का अमाउंट कम है, मतलब सॉल्ट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि मरीन एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। इन विच द लिव दैट इज देयर बॉडी कंटेन फ्यूअर सॉल्यूट्स, इसका मतलब इनकी बॉडी में सॉल्यूट या सॉल्ट्स कम है देन द सोल्यूशन आउटसाइड एंड दे टेंड टू लूज वाटर। अब अगर इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कम है, ठीक है, और बाहर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अब सॉल्यूट के ऑपोजिट सॉल्वेंट होता है, अगर यहाँ पे सॉल्ट कम है तो मतलब वाटर ज़्यादा है और बाहर पानी कम है, तो दे विल स्टार्ट लूजिंग वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
दे टेंड टू लूज वाटर एंड गेन सॉल्ट, ये वाटर लूज करेंगे और सॉल्ट गेन कर लेंगे. दिस लॉस ऑफ वाटर अकर मोस्टली थ्रू द गिल सर्फेस. ये जो वाटर लॉस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? गिल सर्फेस से, क्योंकि गिल सर्फेस सी वाटर के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है. मरीन फिश आर द हाइपोस्मोटिक रेगुलेटर. ये हाइपोस्मोटिक रेगुलेटर क्यों है? क्योंकि ये हाइपोटोनिक कंडीशन में अपने आप को कैसे रेगुलेट या मेंटेन करें. टू प्रिवेंट द वाटर लॉस मरीन बोनी फिश, अब क्या होगा, हमने कहा कि अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर पानी कम है, तो पानी बाहर जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो भी एक कुछ अमाउंट तक जाना चाहिए एट अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम. तो बेटा ये ज़रूरत पड़ेगी ना कि इस वाटर के मूवमेंट को रोक दें, ठीक है, क्योंकि कितना पानी लॉस होगा. तो अगर इस वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, मरीन बोनी फिश ड्रिंक सी वाटर, ये सी वाटर ड्रिंक करती है एंड द एक्सेस सॉल्ट दैट एंटर द बॉडी आर एलिमिनेटेड बाय स्पेशल सेल्स. अब जब सी वाटर ड्रिंक कर रही है तो उसके अंदर, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है, उसे कॉम्पनसेट करने की जरूरत है, उसके अंदर जो ये सॉल्ट या आयन प्रेजेंट है ये जो है वो यूज़ कर लेते हैं. और इसमें से जो पार्ट यूज़ नहीं हुआ, द रिमेनिंग आयन जैसे कि मैग्नीशियम, सल्फेट, कैल्शियम, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं. कभी कभी कुछ स्पेशल सेल्स की हेल्प से रिलीज हो जाते हैं, कभी कभी फीसेस में, या कभी कभी किडनी के थ्रू वो सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है. अब उसके बाद बिकॉज मरीन टीलोइस सिक्रीट वेरी लिटिल यूरिन. अब ये बहुत कम यूरिन सिक्रीट कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है, तो यूरिन रिलीज करने की जरूरत ही नहीं है. तो इनके जो किडनीज होती हैं उनमें ग्लोमेरुलाई, जो मेन फंक्शनल फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, वो बहुत कम होते हैं, और वो इतने कम होते हैं कि हम इनको ए ग्लोमेरुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, ऐसी किडनीज को, क्योंकि इन किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस नहीं है. अगर हम इलास्मोम ब्रांक्स की बात करें, वो भी आइसोटोनिक होते हैं सी वाटर के, वो आइसोटोनिक होते हैं. ये क्या थे? मरीन बोनी फिशेस क्या थे? हाइपोटोनिक. लेकिन अगर हम इलास्मोम ब्रांक्स की बात करें, वो भी सी वाटर में ही रह रहे हैं, मरीन वाटर में ही रह रहे हैं, बट उनकी बॉडी जो है वो आइसोटोनिक है. दे हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम बीइंग ड्रॉन आउट ऑफ देयर बॉडी. इलास्मोम ब्रांक रिटेन देयर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स इनसाइड देयर बॉडी. वो अपनी बॉडी के अंदर ना नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स को टेम्परेरली रखते हैं स्टोर करके इन द फॉर्म ऑफ यूरिया या फिर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइमेथाइल अमीन ऑक्साइड. क्योंकि अगर बॉडी के अंदर सोल्यूट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो सोल्यूट ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है. अब अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम माना जाएगा तो ऑब्वियसली दे विल नॉट लूज वाटर. दिस अलॉन्ग विद द सॉल्ट कंटेंट इन द बॉडी इंक्रीजेज द ब्लड सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. अब ये जो उन्होंने TMA बनाया या यूरिया बनाया, इसकी वजह से ब्लड के अंदर जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है देन द सराउंडिंग, और इस तरीके से बैलेंस मेंटेन होता है. क्योंकि अब अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो इसका मतलब इवेंचुअली वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी. अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो दैट मीन नाउ दे विल नॉट लूज वाटर, ये वाटर लूज नहीं करेंगे. तो यूरिया जो होता है, सो बेसिकली यूरिया इज रिटेन इन द बॉडी. यूरिया जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन और बॉडी के अंदर रहता है. क्यों? क्योंकि गिल्स की जो परमेबिलिटी है ना वो बेटा यूरिया के लिए बहुत कम है, ठीक है. इनफ्लक्स एंड एफ्लक्स ऑफ वाटर इज मिनिमाइज एज द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी मिमिक्स दैट ऑफ द मरीन वाटर. क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, मतलब इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के सेम है, तो ज़्यादातर ना तो वाटर लूज होगा ना वाटर गेन होगा. तो जब रिसर्चर्स ने पढ़ा शार्क एनाटमी को, वाइल स्टडीइंग शार्क एनाटमी बायोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड एन ऑर्गन विच सिक्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन विच दे कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड. तो उन्होंने देखा कि शार्क के अंदर या जो इलास्मो ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनके अंदर उन्होंने देखा कि एक रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि सॉल्ट सोल्यूशन रिलीज करता है, जो कि अंदर बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फ्लूइड की बढ़ा रहे. दे स्टडीड द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन इन विट्रो दैट इज आउटसाइड द बॉडी बाय कनेक्टिंग डाइसेक्टेड रेक्टल ग्लैंड विद द ब्लड वेसल दैट सप्लाइज इट विद द ब्लड इन द body. The dissected gland was immersed in a solution that had composition of shark body fluid, and a tube was connected to rectal gland and brought out of the secretion in the environment. They then introduced sodium potassium chloride ions in the same concentration in which they occur in normal shark fluid and found that rectal gland secreted a concentrated solution of these ions. तो उन्होंने बेसिकली क्या देखा कि जब उन्होंने ये रेक्टल ग्लैंड को ब्लड से कनेक्ट करके, ब्लड वेसल से कनेक्ट करके एक ऐसे फ्लूइड के अंदर डिप करा जिसका जो बॉडी फ्लूइड है, जो शार्क का बॉडी फ्लूइड है, उसकी जैसे सेम कंटेंट था. तो जब इन्होंने देखा कि जो आयन्स इन्होंने डाले थे लाइक सोडियम पोटेशियम या क्लोराइड आयन, उस आयन्स को यूज़ करके रेक्टल ग्लैंड ने एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया और उसको रिलीज करा. बाय एडिंग ATP टू दिस प्रिपरेशन ऑफ द सोल्यूशन दे कंक्लूडेड दैट आयन्स वर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. और ATP ऐड करने की वजह से ये जो मूवमेंट थी वो ज़्यादा होने लगी. दैट मीन्स जो आयन्स की जो मूवमेंट हो रही है वो एक्टिव मूवमेंट हो रही है, ATP को यूज़ कर रही है और अगेंस्ट the concentration gradient only. So subsequent research found that mechanism is found in other animals like marine teleosts, birds and reptiles that have similar salt secreting cells in other locations of the body. तो basically और organisms के अंदर भी ऐसे salt glands या salt secreting cells होते हैं जो कि body fluid की में solute की concentration को बढ़ाते हैं. About 90% of the bony fishes are restricted to either freshwater or seawater habitat as they would not be able to exist in the wrong environment. तो वो जो bony fishes है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है, या तो वो फ्रेश वाटर में होंगी या तो वो मरीन वाटर में होंगी, ठीक है. लेकिन जो टीलोएस्ट है, ठीक है, उनमें से 10% ऐसी हैं विच जो मतलब टीलोएस्ट का मतलब वो बोनी फिशेस ही,
ठीक है, बोनी फिशेस को ही टीलोइड्स बोलते हैं। तो 90% है वो तो रिस्ट्रिक्टेड है कि या तो वो स्ट्रिक्टली फ्रेश वाटर हैबिटेट में रह सकते हैं या मरीन वाटर में, बट 10% जो है वो माइग्रेट कर सकती हैं बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। सच फिशेज आर नोन एज यूरी हेलाइन। अब एक चीज़ समझो बेटा, अगर वो फ्रेश वाटर में जा रही है तो उसको वहाँ के वाटर के हिसाब से अपनी बॉडी में वाटर और आयंस के बैलेंस को मेंटेन करना है, और अगर वो मरीन वाटर में आ रही है तो मरीन वाटर में आके भी उसको अपनी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन करना। सो जो यूरी हेलाइन है, दैट मीन जो दोनों वाटर में एग्जिस्ट कर सकती हैं वो दो टाइप की। एक जो एस्चरीज में रह रही है, एस्चरीज वो प्लेस होती है जहाँ पे मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिक्स कर रहे हैं, मतलब ये इंटरटाइडल जोन है। यहाँ पे जो सॉल्ट कंटेंट है वो मॉडरेट होता है, या हम कह सकते हैं वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि अगर सी से पानी ज़्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली वो सी वाटर की तरह होगा, मतलब वो थोड़ा सा सॉल्टी होगा, और अगर फ्रेश वाटर वहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो मतलब वहाँ पे जो सॉल्ट का कंटेंट है वो कम होगा। तो एस्चरीज में जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो कभी कभी वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू टाइड्स एंड फिश। सो द फिश लाइक सैल्मन, eel that spend part of their life cycle in fresh water and part in sea water. Researchers found that salmons, the eggs are laid in fresh water and young migrate to the sea to live for सेल। ये स्पॉनिंग के लिए क्या करते हैं, एग्लिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं और फिर वापस माइग्रेट कर जाते हैं सी में टू लिव फॉर सेवरल ईयर्स एंड देन माइग्रेट बैक टू फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स टू ब्रीड, और ब्रीडिंग के लिए वापस फ्रेश वाटर में जाते हैं। हैड टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट सिक्रेटिंग सेल्स इन देयर गिल एपिथेलियम। तो रिसर्चर्स ने देखा ऐसे जो सैल्मन जो ट्वाइस माइग्रेशन करते हैं उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट सिक्रेटिंग सेल्स जो उन्हें ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ साइकिल ऑफ स्कैरस लुम्ब्रिकोइड्स, ये हम कर चुके हैं, एंड अ नोट ऑन पैरासिटिक एडेप्टेशन ये भी कर चुके हैं। सो आई पुट बोथ द वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन। एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम, हम बेटा देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस, हम तीनों की डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं इन अ सेपरेट वीडियो। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलास्क, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल डायग्राम। तो मोलास्क के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होती है। इन मोलास्क द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली, तो मोलास्क के जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम गिल्स बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं उसको टेनिडिया, ठीक है। और जो टेनिडिया होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है मेंटल कैविटी के दोनों साइड पे, तो वन ऑन ईच साइड। ईच गिल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग फ्लैटेड एक्सेस प्रोजेक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर वॉल टू द मेंटल कैविटी। तो जो गिल है वो एक लॉन्ग फ्लैटेड एक्सेस की तरह है जो इंटीरियर वॉल से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, मेंटल कैविटी तक जा रहा है। द एक्सेस कंटेन, और ये जो एक्सेस है इसके अंदर मसल्स है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स है। ट्रायंगुलर गिल फिलामेंट्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ द ब्रॉड सर्फेस ऑफ द एक्सेस एज इन कॉम, और इसके इस एक्सेस के साइड पर ट्रायंगुलर गिल फिलामेंट्स अटैच्ड है। व्हेन द फिलामेंट्स आर फाउंड ऑन ओनली वन साइड, अगर ये फिलामेंट सिर्फ एक ही साइड पे प्रेजेंट है तो हम ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोल देंगे मोनोपेक्टिनेट, और जिनके अंदर ये दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है उनको हम बोल देंगे बाइपेक्टिनेट। अब रेस्पिरेशन में हो क्या है, वाटर एंटर थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल कैविटी फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ट्रैवल अपवर्ड फ्लो बैक पोस्टीरियरली टू द कैविटी। तो वाटर जो एंटर हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ मेंटल कैविटी से हो रहा है, पोस्टीरियर एंड से, मतलब कि पीछे वाले एंड से वाटर एंटर होता है, अपवर्ड जाता है और फिर वापस फ्लो बैक कर जाता है पोस्टीरियर रीजन की तरफ, ठीक है। सो back posteriorly to leave the cavity. Cilia are located on the gills in the lateral, frontal and abfrontal region. अब जितना भी गिल है उसके तीनों साइड्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे। द एक्सेस हार्बर 2 ब्लड वेसल्स, एन एफरेंट वेसल दैट कैरीज ब्लड टू द गिल्स एंड एन इफरेंट वेसल दैट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द गिल्स। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है, एक जो ब्लड लेकर आ रही है गिल्स तक उसको हमने बोल दिया एफरेंट वेसल, और दूसरी जो है वो हमारे पास है जो इफरेंट वेसल जो कि ब्लड लेके जा रही है। The flow of the blood is from efferent vessel through the gill filaments to the efferent vessel. The blood thus run counter current of the water flow from frontal to abfrontal margin, maximize the oxygen uptake. तो वाटर का जो करंट है वो इस तरफ है, लेकिन जो फ्लूइड का करंट है, जो ब्लड की मूवमेंट है वो बेटा इस तरफ है। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है ना, इसकी वजह से इनमें जो डिफ्यूजन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज अ डायग्राम जहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि एबफ्रंटल रीजन कौन सा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सारी जगह पे सीलिया प्रेजेंट है। ये हो गई एफरेंट वेसल, ठीक है, जो ब्लड लेकर आ रही है, और ये हो गई इफरेंट वेसल जो ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। और क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में भी एक्सचेंज इजीली हो सकता है। The next question is the various sensory organs present in birds and how do they differ from each other structurally and functionally, और वो किस तरीके से सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द फ्लाइट ऑफ बर्ड। तो अगर हम बात करें बर्ड के अंदर काफ़ी सारे सेंसरी ऑर्गन है, लाइक ऑल्फैक्टरी सेंसरी ऑर्गन है, आइज़ है, विजन है, उसके अलावा हेयरिंग के लिए सेंस ऑर्गन है, ईयर्स है। ऑल्फैक्टरी सेंस की बात करें तो विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड लाइक डक्स एंड वल्चर्स, द ऑल्फैक्टरी सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर पुअरली डेवलप्ड इन मोस्ट बर्ड्स। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जो है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। ऑल्फैक्टरी पार्ट्स इन द ब्रेन आर रिड्यूस्ड इन देम, दिस डेफिशिएंसीज हाउएवर वेल कंपनसेटेड बाय गुड हियरिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन। लेकिन ये जो स्मेल, जो कम वो स्मेल कर पा रहे हैं, उनके पास दे डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, वो चीज़ें कॉम्पनसेट हो जाती हैं बाय द वेरी गुड हियरिंग एंड वेरी गुड विजन। अब अगर हम बात करते हैं आइज और विजन की, इन बर्ड्स द प्लेसमेंट ऑफ आइज इन द हेड इज कोरिलेटेड टू द बर्ड्स मोड ऑफ लाइफ। जो आइज की पोजीशन होती है ना वो बर्ड के उसके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है। वेजिटेरियन बर्ड्स दैट हैव टू एवेट प्रेडेटर हैव लिटरली प्लेस्ड आइज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ वाइड व्यू एंड सो आर एबल टू सी बिहाइंड।
themselves as well as in front. Predaceous, like living by preying on other animals, birds such as owl and hawks have eyes directed in front. तो या तो होगा कि जैसे अगर ये बर्ड का फेस है, एक आई इस तरफ है, एक आई इस तरफ है, ठीक है, दोनों तरफ एक एक आई है, मतलब कि लेटरली प्लेस है ताकि ये इधर का पूरा देख सके, इनको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिले, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेडेटर्स वगैरह से बच सकते हैं. लेकिन जो ऐसे बर्ड्स हैं जो खुद अटैक करते हैं, जो खुद दूसरे एनिमल को, बर्ड को, या जो खुद प्रे हैं, उनको लेटरल आइज की ज़रूरत नहीं है, उनकी बॉडी में फ्रंटल आइज होती है, मतलब जो फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होती है, जैसे कि आउल में. द आइज ऑफ बाइटर्न्स, अ बर्ड स्पीशीज दैट सर्चेस फॉर फूड इन द मार्चेस आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. सो साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्लाइंग एनिमल्स, एंड सो द आइज ऑफ बर्ड्स आर रिलेटिवली लार्ज. तो बर्ड की जो आइज है वो लार्ज है, बाइनोक्यूलर विजन है, जिससे वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है. उसके अलावा वहाँ पे एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जो आई बॉल को कवर करती है ड्यूरिंग फ्लाइट. तो उस टाइम में क्या होता है कि जब फ्लाइट के टाइम में आई कवर्ड रहती है, तो उसकी वजह से उनकी जो फ्लाइट है वो अनडिस्टर्ब वे में, लॉन्ग वे में कंटिन्यू हो सकती है. तो बेसिकली इसके अलावा बर्ड्स में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइक रॉड्स होते हैं और कॉन्स होते हैं. रॉड्स जो है वो डिम लाइट में हेल्प कर रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, और कॉन्स जो है वो कलर को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. कॉन्स प्रीडोमिनेट इन डे बर्ड्स, एंड रॉड्स जो होते हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं नॉक्टर्नल बर्ड्स में. उसके अलावा आई के अंदर, रेटिना के अंदर एक डिप्रेस रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं फोविया. फोविया के अंदर ना बेटा बहुत सारे कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और फोविया क्या करता है, मेनली मैग्नीफाई करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ विजन को, ठीक है. उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, दैट इज पेक्टिन, ठीक है. पेक्टिन जो है ना वो ब्लड वेसल्स और वैस्कुलराइज्ड ऑर्गन है, जिससे आई को नरिशमेंट मिल रहा है. सो अ यूनिक फीचर ऑफ एवियन आई इज द प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन, विच इज बिलीव टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द आई, जो कि आई को नरिश कर रहा है. और ये वैस्कुलराइज्ड ऑर्गन है. इट इज अटैच टू द रेटिना नियर द ऑप्टिक नर्व एंड जटिंग आउट इनटू द विट्रस ह्यूमर. और ये विट्रस ह्यूमर के अंदर थोड़ा सा इंटरफेयर हो रहा होता है, पेनिट्रेट हो रहा होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है आई ऑफ द बर्ड का. इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, और ये रहा वो पार्ट पेक्टिन जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे. ये रेटिना है, ये लेंस है, ये रेटिना से अटैच है, और आगे विट्रस ह्यूमर के अंदर भी थोड़ा सा ये पार्ट कवर कर रहा है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट सेंस ऑर्गन जो बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज ईयर फॉर हियरिंग. द एवियन ईयर हैज़ 3 रीजन. एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है इनके अंदर, जो जिसमें एक साउंड कनेक्टिंग कैनाल है जो ईयर ड्रम तक आ रही है, ठीक है. उसके बाद दूसरा है मिडल ईयर. मिडल ईयर में एक रॉड लाइक कोलमना है जो वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट कर रहे हैं. और इनर ईयर के अंदर कॉक्लिया है, बट विच इज़ मच शॉर्टर दैन दैट ऑफ मैमल्स. अब अगर आपको ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर आ दो तो उसमें भी बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है. लेकिन यहाँ पे वो उतना डेवलप नहीं है जितना मैमल्स के अंदर डेवलप होते हैं. The bird, despite the short cochlea, can hear approximately the same range of frequencies as humans. So this was about the sense organs of birds, and this is how they help them in flight. Thanks for watching. All the best for your test. If you still have any doubt, please put your doubt in the comment section. Thank you.